Assalamualaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेजिज्म। This topic falls under the umbrella of literary movements as well as modern poetry, क्योंकि इमेजिज्म जो है वो एक लिटरेरी मोमेंट भी है और साथ ही साथ एक टाइप ऑफ पोइट्री भी है। So I'm adding this video to the playlist Modern Poetry. Go visit the playlist and watch all of the videos about modern poetry. Okay, now let's discuss in detail. Imagism जो है वो एक literary moment भी है और साथ ही साथ एक type of poetry भी है, which means that it is a subset of modernist movement. Modernist movement जो चली थी उसका ये एक subset है. If you want to know about the modernist movement या फिर modern age, modern period, go visit the playlist and watch the video about modern age. ओके, इमेजिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इमेजिज्म की मीनिंग क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इमेजिज्म के थीम्स क्या है एंड देन वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजिज्म एंड देन फिर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इस पूरे टॉपिक को समझेंगे एंड देन विल वाइंड अप। इससे पहले अगर आप जानना चाहें मॉडर्निज्म क्या है, तो मॉडर्निज्म जो है वो एक मोमेंट चली थी आर्ट और फिलॉसफी में 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद मॉडर्निज्म जो मोमेंट चली थी उसके अंदर ये हुआ था कि उसका जो लिटरेचर था वो मॉडर्न वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन था, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट्स आ रही थी टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उन सब चीज़ों की रिफ्लेक्शन थी। और इस टाइम के पोइट्स और राइटर्स ने जो है अपनी राइटिंग्स के अंदर नए फॉर्म्स का यूज़ किया था और नए एक्सप्रेशंस लेकर आए थे और इन्होंने पुरानी जितनी भी फॉर्म्स थे, जितने भी एक्सप्रेशंस थे, पुराने वेज ऑफ पोइट्री या फिर वेज ऑफ लिटरेचर को डिनाई करके नई चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए अपनी राइटिंग्स में ऐड की थी। ओके, व्हाट डज इमेजिज्म मीन? जब भी हम इमेजिज्म कहते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? इमेजेस। Exactly, this is exactly what imagism is about. Imagism is about images, यानी कि imagism एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट थी जिसके अंदर इमेजिस्ट्स ने यानी कि राइटर्स या फिर पोइट्स ने क्या किया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने आइडियाज़ को थ्रू इमेजेस। एक इमेज के अंदर, एक तस्वीर के अंदर हमें क्लैरिटी और फोकस मिलता है, तो इनकी पोइट्री के अंदर भी हमें क्लैरिटी और फोकस नज़र आता है, इसलिए हम कहते हैं इनको इमेजिस्ट्स या फिर इमेजिज्म के पोइट्स एंड राइटर्स। इमेजिज्म को जो है कहा जाता है कि ये रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्री का रिएक्शन था, यानी कि रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्री को लोगों ने डिनाई किया था और रिएक्शन में उन्होंने जिस पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज इमेजिज्म। इससे पहले यानी कि रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्री के अंदर लॉन्ग और इम्बेलिश डिस्क्रिप्शंस होते थे, लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ हुई है, बहुत लंबे लंबे हैं, 3-4 वॉल्यूम्स तक पे वो पोएम्स लिखते थे। लेकिन इमेजिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो इमेजिज्म के अंदर सिंप्लिसिटी थी, क्लैरिटी थी और प्रिसीजन थी। कोई लंबे चौड़े और मुश्किल अल्फाज नहीं थे, बिल्कुल सिंपल, क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ किया था, इसीलिए इसको हम कहते हैं इमेजिज्म। ओरिजिन्स क्या थे? इमेजिज्म जो है इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्निस्ट मोमेंट। मॉडर्निस्ट मोमेंट से इन्फ्लुएंस होकर इमेजिज्म स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हमने ऊपर कहा कि इमेजिज्म इज़ अ सबसेट ऑफ मॉडर्निस्ट मोमेंट। कुछ मॉडर्निस्ट पोइट्स थे जिन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर इमेजरी को अटेंशन दिया, यानी कि उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि वो जिन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं उनको पढ़ के रीडर के माइंड में इमेजेस क्रिएट हों। इसके लिए उन्होंने सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि उनकी पोइट्री के अंदर इमेजरी आ जाए। तो इसी से स्टार्ट हो गई इमेजिज्म की पोइट्री और इसी चीज़ पे फोकस करते करते इमेजिज्म पूरी एक मोमेंट बन गई, जिसके अंदर 1, 2, 3 नहीं बल्कि बहुत सारे पोइट्स ने अपनी राइटिंग्स लिख दी। These modernist poets did not want to analyze the themes that an image presented. इन पोइट्स का ये था कि वो अपनी पोइट्री के अंदर के थीम्स को खुद ही डिस्कस नहीं करते थे, बल्कि वो रीडर पे छोड़ते थे कि वो किस तरह से उन थीम्स को इंटरप्रेट करता है। पोइट अपनी पोइट्री के अंदर एक पिक्चर टाइप ऑफ इमेज दे के छोड़ता है रीडर पे कि वो उस इमेज को किस तरह से इंटरप्रेट करे। अब एक ही इमेज को
3-4 बंदे मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इमेजिज़म पोइट्री में भी यही होता है कि लाज़मी नहीं है कि इमेजिज़म पोइट्री रीड करने वाले सभी बंदे उसको सेम पर्सपेक्टिव से समझें। इमेजेस जो पोइट्री थी वो स्टार्ट हो गई विद टी.ई. हल्म। टी.ई. हल्म जो है वो एक पोइट थे, इनसे ये पोइट्री स्टार्ट हो गई। उसकी जो पोएम थी ऑटम और दूसरी पोएम थी अ सिटी सनसेट। ये दोनों पोएम्स बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखी थी, तो कहा जाता है कि ये जो है ना यहाँ से इमेजिज़म की जो पोइट्री थी वो स्टार्ट हो गई है। इन हल्म्स एसे रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, इसी राइटर की इसी पोइट की एक एसे है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। इस एसे के अंदर इन्होंने कहा है कि पोइट्री के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है इट शुड बी अ विजुअली कंक्रीट वन। ये ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो विजुअली कंक्रीट हो, यानी कि पढ़ के रीडर को विजुअल इमेजेस उसके जहन में आ जाए। ये कहा था, इसीलिए कहा जाता है कि टी.ई. हल्म से ही इमेजिज्म की जो पोइट्री है वो ओरिजिनेट हुई थी। ओरिजिन तो यहाँ से हो गया, बट इफ़ यू टॉक अबाउट फाउंडर कि इमेजिज्म के फाउंडर कौन थे, इज़रा पाउंड जो हैं वो इमेजिज्म के फाउंडर हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो हिम्स का जो नेशन था उसने जो कहा था कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने लिखा था। और सबसे पहले जो टर्म है इमेजिज्म वो एज़रा पाउंड ने इंट्रोड्यूस करा था कि इस तरह की पोइट्री को हम इमेजिज्म कहेंगे। और ये कब इंट्रोड्यूस किया था? 1912 में। इमेजिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक चीज़ होती है या फिर एक रूल कहें कि एक कंडीशन कहें जिसको कहा जाता है 3 टेनेट्स ऑफ इमेजिज्म। इमेजिज्म के अंदर 3 टेनेट्स यानी इमेजिज्म की जो पोइट्री होगी उसके अंदर ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। द फर्स्ट चीज़ इज़ डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। आप पोइट्री के अंदर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट एनालिसिस करें, कोई डिकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, बढ़ा चढ़ा के ये वो करके नहीं करें, बल्कि उसको एज इट इज़ और डायरेक्टली एनालाइज करें। द सेकेंड थिंग इज़ सिंपल लैंग्वेज। दूसरा टेनेट है कि इमेजिज्म की पोइट्री के अंदर सिंपल लैंग्वेज हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स, लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। और थर्ड जो टेनेट है वो ये है कि इमेजिज्म की जो पोइट्री है उसको एक रिदम और म्यूजिकल फ्रेज के अंदर लिखना चाहिए, ना कि मेट्रोनॉम के अंदर। यानी कि पोइट जो है वो मीटर्स को फॉलो करते हुए हर लाइन में मीटर्स बराबर करने की कोशिश ना करे, बल्कि वो रिदम और म्यूजिकल फ्रेज पे ज़्यादा फोकस करे, मीटर्स पे फोकस ना करे भी तो कोई नहीं मसला। ये थे 3 टेनेट्स ऑफ द इमेजिज्म। देन कम्स इमेज। इमेज पोइट्री के अंदर क्या होती है? मैंने पहले बताया कि इमेजिज्म का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कराया था एज़रा पाउंड ने। एज़रा पाउंड ने इमेज क्या है ये हमें नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि पोइट्री के अंदर इमेज कैसे क्रिएट हो, या फिर इमेज होता क्या है ये नहीं बताया, लेकिन इमेज क्रिएट करना सिखाया। और इमेज को जो डिस्क्राइब किया अच्छी तरह से या फिर पहले वो थे विलियम कैलोस। विलियम कहते हैं इमेज को डिस्क्राइब करते हुए कि he said that ideas are portrayed through things and the best way to portray these things is through images। इन्होंने कहा कि अपने आइडियाज़ को हम बेस्ट वे में जो प्रेजेंट कर सकते हैं वो है थिंग्स के ज़रिए प्रेजेंट करें, चीज़ों के। हमारे जहन में कोई आइडिया है तो हम एक चीज़ के ज़रिए उस आइडिया को प्रेजेंट करें, और उस चीज़ को प्रेजेंट करने की सबसे जो अच्छी या सबसे जो अप्रोप्रिएट उसका तरीका है वो है उसको हम रिप्रेजेंट करें थ्रू इमेजेस। सही है, आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए थिंग्स और थिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए इमेजेस। तो इसी तरह जो है ना हम अपनी पोइट्री के अंदर इमेज यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। The imagists' desire to focus on one sole image led to their interest in haiku। इमेजिस्ट जो पोइट्स थे वो ये इस बात की वो कोशिश करते थे कि वो अपनी पोइट्री के अंदर एक सॉल इमेज पे फोकस करें, एक पूरे और जो ना एक ही और पूरे इमेज पे फोकस करें, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बढ़ गया किस चीज़ में? हेकू, HAIKU। हेकू जो है वो एक जापानीज़ पोइट्री की टाइप है, वो इमेजिज्म से बिल्कुल सिमिलर है। उसमें भी ऐसा होता है कि सिंपल लैंग्वेज होती है और इमेजेस होते हैं और एक ही चीज़ पे बात हो रही होती है। तो इस वजह से इमेजिस्ट के जो पोइट्स थे उनका इंटरेस्ट बढ़ गया हेकू में। ऑर्डिनरी सिंपल लैंग्वेज एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इमेजिज्म जो पोइट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी है कि उसके अंदर जो है वो पोइट क्या यूज़ करे, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करे, फॉर्मल और जो है ना आइडियलिस्टिक लैंग्वेज यूज़ ना करे, बल्कि बिल्कुल कॉमन और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करे। उनको कंक्रीट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज ये कि बहुत
हाई आइडियाज़ को शो करती है, कॉन्क्रीट लैंग्वेज जो इमेजेस को शो करती है। तो ऐसी लैंग्वेज वो यूज़ करें और फिर सिंपल वर्ड्स में वो अपने आइडिया को या अपने इमेज को डिस्क्राइब करें, ताकि उनकी पोइट्री के अंदर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन आए, ताकि रीडर को पता चले कि पोइट किस चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाह रहा है। Then comes free verse. In Ezra Pound's tenets of imagism, free verse is one of the tenets he believed allowed a poet to express their individuality. 3 tenets जो एजरा पाउंड ने दिए थे उनके अंदर एक टेनेट था फ्री वर्स, यानी कि पोइट जो है वो फ्री वर्स पे फोकस करे, बजाय इसके कि वो मीटर को बराबर करे, वो फ्री वर्स में लिखे, ताकि क्या हो कि इसके ज़रिए पोइट क्या करे, नए साउंड्स को एक्सप्लोर करे और कन्वेंशनल राइम्स जो पहले से चीज़ें चल रही हैं कन्वेंशनल और टिपिकल, उनसे वो क्या करे, स्केप करे और क्रिएटिविटी और नई चीज़ों की तरफ जाए। और इस चीज़ से क्या होता है कि पोइट का जो फोकस रहता है वो एक ही चीज़ पे रहता है, एक ही इमेज पे रहता है। अगर मेरे जहन में कोई आइडिया है, उसको मैं पोएम में लिखना चाह रही हूँ और मैं साथ साथ इस चीज़ की भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है वो पोएम का वज़न और बहर और उसके अंदर के मैटर्स बराबर करूँ, तो मेरा जो फोकस है वो आइडिया पे जितना होना चाहिए उससे डिवाइड होकर मेरा फोकस उसके स्ट्रक्चर पे जाएगा। तो इसलिए एजरा पाउंड ने कहा था कि आप मैटर जो भी रखें आप फ्री वर्स में लिखें, ताकि आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन सारी आपके आइडिया पे जाए, ना कि पोइट्री के फॉर्म और मीटर्स पे जाए। Free verse was also used in French, German and American poetry as well as in Old English. फ्री वर्स ऐसा भी नहीं है कि फ्री वर्स जो है वो मॉडर्निज्म के टाइम पे ही बिल्कुल नई नहीं बने, ऐसा नहीं है। फ्री वर्स इससे पहले फ्रेंच और जर्मन और अमेरिकन पोइट्री और ओल्ड इंग्लिश में भी फ्री वर्स यूज़ होती थी, लेकिन जब मॉडर्न टाइम आ गया तो मॉडर्न टाइम पे जो है वो इस फ्री वर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया और लोगों ने फ्री वर्स पे ही अपनी सारी सारी पोइट्रीज लिखनी शुरू की। तो विच मीन्स दैट फ्री वर्स था पहले से, लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर फ्री वर्स पे सबसे ज़्यादा काम हो गया और फ्री वर्स में सबसे ज़्यादा पोइट्रीज लिखी गई। फिर वही बात है कि forcing rhythms into a certain number of stanzas and other rules of conventional poetry did not allow one to fully express their emotions. जब हम लोग रिदम और स्टैंजाज और इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हम जिस इमोशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उस पर हमारा फोकस नहीं रहता है। फ्री वर्स जो है इट्स अ पोइट्री दैट डजंट फॉलो अ पर्टिकुलर राइम, रिदम और मीटर, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, देन कम्स पॉलीफोनिक प्रोज, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीफोनिक प्रोज। पॉलीफोनिक पॉलीफोनिक प्रोज जो है वो वर्ड कॉइन किया था जॉन गाउल्ड फ्लेचर ने, इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड क्रिएट किया था यानी कि कॉइन किया था, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो एमी लॉवल ने किया था। सही है। लॉवल व्यूड पॉलीफोनिक प्रोज जस्ट लाइक फ्री वर्स। लॉवल जो है वो पॉलीफोनिक प्रोज को फ्री वर्स की तरह ही लेते थे बिल्कुल, यानी कि ये एक फ्रीयर वे ऑफ राइटिंग है कि आप जब राइट करें तो आप एक फ्री वे में किसी चीज़ को किसी रूल को फॉलो नहीं करते, बिल्कुल फ्रीली अपने आइडियाज़ को राइट करें, अपने आइडियाज़ को लिखें। पॉलीफोनिक इस वर्ड पे ही देखें, गौर करें कि पॉली मीन्स मल्टीपल, फोनिक जो है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलीफोनिक मतलब है कि ऐसी पोएम ऐसी पोइट्री जिसके अंदर डिफरेंट साउंड्स हों। सही है। पॉलीफोनिक प्रोज मेड पोएम लुक लाइक इट वाज प्रिंटेड इन प्रोज। देखिए पॉलीफोनिक प्रोज जो होती है उसको जब प्रिंट किया जाता है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल प्रोज है, लेकिन जब हम उसको रीड करते हैं तब उसके अंदर जो है वो ना रिदम आता है और फिर हमें लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी पोइट्री टाइप की है। तो इस तरह की प्रोज को कहा जाता है पॉलीफोनिक प्रोज, यानी कि लिखते हुए उसमें राइम रिदम वगैरह का पता ना चले, लेकिन जब हम उसको रीड करें तो उसके अंदर वज़न उसके अंदर जो है वो आ जाए। जब हम गुनगुनाते हैं तो जो रिदम और पोइट्री काइंड ऑफ ये होती थी जब हम इसको अलाउड रीड करते थे, ऊंचा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। Polyphonic prose, a form of prose that is free from rule of having to create rhythms but contains poetic devices, जिसके अंदर rhythm कंक्रीट होनी लाजमी नहीं है, लेकिन इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस होते थे जैसे कि एजोनेंस और एलिट्रेशन। एजोनेंस और एलिट्रेशन और कैडेंस क्या है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वेरी इजी, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। देन कम्स हेकू। हेकू के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है ना जापानीज़ की एक पोइट्री की काइंड थी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 700 ईयर्स एगो शुरू हुई थी, चली थी, और जो है ये बहुत ही एक्सट्रीमली प्रिसाइज फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है
जिसके अंदर 3 लाइन्स और जो है ना 17 सिलेबल्स होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सी पोएम होती है जिसको कहा जाता है हेको। ये इमेजिज़्म से लिंक करती है, सिमिलर है। अच्छा, ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजिज़्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीम्स ऑफ इमेजिज़्म कि इमेजिज़्म के अंदर क्या-क्या थीम्स थी। द फर्स्ट थीम इज़ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 या फिर जनरली वर्ल्ड वॉर जो है वो पूरे मॉडर्न टाइम के थीम्स है, लेकिन इमेजिज़्म के अंदर भी वर्ल्ड वॉर 1 का थीम हमें मिलता है। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ आई थी, लोगों ने डेथ्स को देखा था, लोगों ने अपनों को खोया था, लोगों ने ब्लडशेड देखा था, लोगों ने वॉर देखा था, लोगों ने डिस्ट्रक्शन देखी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो वापस घर आए थे, उनको एलियनेट फ़ील हो रहा था, वो डिस्ट्रेस में थे, वो मेंटली सही हालत में नहीं थे। तो इन सब चीज़ों का इमेजिज़्म की पोएट्री के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। अमेरिका और यूरोप के जो राइटर्स थे उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना वॉर के टेरर्स के बारे में लिखा है, इनके वॉर की वजह से क्या-क्या डिस्ट्रक्शंस हुई, इसके बारे में लिखा और उन्होंने जो है ना सोल्जर्स की इमोशनल डिस्ट्रेस के बारे में लिखा टू क्रिटिक द सोसाइटी। और इसके अलावा सोसाइटी को क्रिटिक करने के लिए, सोसाइटी पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी वो जो है ना पोएट्री लिखते थे। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है इमेजेस ऑफ वॉर बाय रिचर्ड एल्डिंगटन। एल्डिंगटन ने जो है ना एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था इमेजेस ऑफ वॉर। इसके अंदर उन्होंने जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रेंचेस के बारे में लिखा था, वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सपीरियंस और उसके जितने भी रिजल्ट्स थे, जितनी भी डिस्ट्रक्शंस थी, उसके बारे में लिखा था। देन कम्स नेचर। इमेजिज्म के अंदर नेचर का हमें थीम बहुत ज़्यादा मिलता है और जो है ना इसकी एग्जांपल्स कुछ ये हैं कि जॉन गोल्ड फ्लेचर की पोएम है ब्लू सिम्फनी। ब्लू सिम्फनी के अंदर उन्होंने जो है ना ट्रीज़ की इमेजरी को यूज़ किया है, तो विच मीन्स दैट इसके अंदर हमें नेचर का थीम मिलता है। उसके अलावा सी गार्डन जो है वो हिल्डा डोलिटल की पोएम है। इसके अंदर उन्होंने फ्लावर्स और ओशियंस और बीचेस और इस तरह के नेचर से चीज़ें उठा के उनको जो है ना इमेजेस के तौर पे लिया है, तो यहाँ पे भी हमें नेचर का थीम मिलता है। और इन्होंने जो नेचर से इमेजेस लिए हैं वो इन्होंने जो है ना जिस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए लिए हैं वो है इमोशंस एंड फीलिंग्स। देन कम्स द स्वैन बाय एफ एस फ्लिंट। एफ एस फ्लिंट की एक पोएम है स्वैन के नाम से। इसके अंदर भी जो है ना इन्होंने जिस इमेजरी को यूज़ किया है वो नेचर से लिया है। इन्होंने एक स्वैन के इमेज को यूज़ किया है और फिर जो है ना ये जो स्वैन था इसको उसने एक सिंबल के तौर पे भी यूज़ किया था कि द सिंबल ऑफ फ्लिंट सैडनेस। पोएम के अंदर जो कैरेक्टर है फ्लिंट, उसके सैडनेस को शो करने के लिए उसने एक स्वैन जो एक परिंदा है उसका सिंबल यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हमें नेचर का थीम मिलता है। देन कम्स मॉडर्निज्म। इमेजिज्म जो है वो मॉडर्निज्म से रिलेट करती है, तो इसके अंदर हमें मॉडर्निज्म का भी थीम मिलता है। यानी कि मॉडर्निज़्म में जितनी भी चीज़ें थी, जैसे मैंने पहले बताया कि मॉडर्निस्ट मूवमेंट जब चली थी तो फिर लोगों ने ये कहा था, पोइट्स ने ये कहा था कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो, विजुअल इमेजरी यूज़ हो और फिर जो है इंटरनल एक्सप्लोरेशन हो। पोइट अपनी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंटेशंस के बारे में बात करे, पोइट एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए नई फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स पोइट्री के अंदर लेकर आए। और फिर एलियनेशन का थीम यहाँ पे हमें मिलता है, इनर सेल्फ का हमें थीम मिलता है, सब्जेक्टिविटी का थीम मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का थीम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इमेजिस्ट पोएट्री के अंदर भी होती हैं। Greek poets Hilda Doolittle and Richard Aldington, two pioneers of imagism, often referred to classical poets in Greek mythology and literature to follow a model of absolute excellence when writing. हिल्डा डोलिटर और रिचर्ड एल्डिंगटन जो हैं वो इमेजिज्म के अंदर बहुत बड़े पोइट्स हैं। इन्होंने भी जो है ना वो क्या किया है कि ग्रीक माइथोलॉजी को अपने लिटरेचर के अंदर रेफ़र किया है ताकि वो उनका जो लिटरेचर है उसके अंदर एक एक्सेलेंस आए। तो विच मीन्स दैट इमेजिज्म पोइट्री के अंदर ग्रीक पोइट्स और ग्रीक माइथोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस है। और हिल्डा डोलिटल जो हैं वो रेगुलरली रेफ़र करती हैं सेफो। सेफो जो है वो एक ग्रीक पोइट्री है, उसका वो रेफरेंस उसकी देती हैं। तो विच मीन्स दैट हमें इमेजिस्ट पोइट्री के अंदर ग्रीक माइथोलॉजी का भी थीम मिलता है। प्लेस, सेटिंग्स और प्लेस का भी जो है ना इमेजिस्ट राइटिंग्स के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। जब जॉन गाउल्ड फ्लेचर रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स, जॉन ग्लाउड फ्लेचर जो है वो एक पोइट थे। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स वापस आ गए यूरोप से, यानी कि अपने घर वापस आ गए, तो फिर उन्होंने अपने घर को देखा विद अ फ्रेश पेयर ऑफ आइज़, यानी कि उन्होंने एक बिल्कुल नए फ्रेश पेयर ऑफ आइज़ के साथ, एक नए और फ्रेश स्पिरिट के साथ अपने घर को देखा, जिसकी वजह से उनकी पोइट्री के अंदर भी ये इन्फ्लुएंस आ गया था कि वो प्लेस और सेटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि यानी कि
पोइट्री के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं या फिर लिटरेचर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो जिस प्लेस में है, जिस सेटिंग्स में है, उसका भी जो है ना वो ओवरऑल नॉवल पे, ओवरऑल पोइट्री पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ भी हमें इमेजिस्ट पोइट्री के अंदर मिलती है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई। जब तक हम एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे हमें एक पूरी तरह से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इमेजिज़म के कुछ एग्जांपल्स हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। हिल्डा डोलिटल की एक वो है, और उनकी एक पोएम है। हिल्डा डोलिटल जो है वो एक वो है, शी वाज अनदर फाउंडर ऑफ इमेजिज़म। इमेजिज़म की एक अनदर फाउंडर, शी वाज अ फीमेल, और ये जो है ना एज़रा पाउंड की के साथ इंगेज थी, या उनकी मंगेतर थी। लेकिन ये अलग बात है कि उनकी शादी कभी नहीं हुई। वेरी फनी। इंगेज थी लेकिन शादी नहीं हुई। नॉट फनी, बट आई नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, लेकिन ये था। इनकी एक बहुत ही मशहूर पोएम है जिसका नाम है ओरिड। ओरिड भी जो है ना वो एक इमेजिस्ट या फिर इमेजिज़म पोइट्री है। यहाँ पे ओरिड पोएम लिखी हुई, आप इसको पढ़ें और समझें, और फिर देखें कि ये इमेजिज़म की पोइट्री किस तरह से है। इस पोइट्री के अंदर हमें सिंप्लिसिटी मिलती है, एक ही इमेज पे फोकस किया है, और फिर इसने जो है ना हेकू के काइंड की पोइट्री लिखने की कोशिश की है। इन द स्टेशन ऑफ मेट्रो, एज़रा पाउंड की इन द स्टेशन ऑफ मेट्रो जो है वो एक बहुत ही मशहूर पोएम है। ये मशहूर और वेल नाउन इसलिए है कि ये बहुत ही शॉर्ट पोएम है, और शॉर्ट पोएम इस तरह से है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ड्स हैं, सिर्फ 2 लाइन्स की पोएम है। शॉर्टेस्ट पोएम्स के अंदर आती है, 2 लाइन्स की पूरी पोएम है, और ये इमेजिज़म के सारे 3 टेनेट्स को फॉलो करती है। इमेजिज़म की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी इन 2 लाइन्स के अंदर आती हैं। सही है। इसमें भी जो है ना एज़रा पाउंड ने क्या किया है कि वर्ब्स को हटाया है। इसकी जो 2 लाइन की पोएट्री, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। इन्होंने जो है ना चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए ओवरऑल सब्जेक्ट्स का यूज़ किया है, वर्ब्स और एक्शन का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, ये जो 2 लाइन्स हैं, ये वाली पोएट है, बिल्कुल शॉर्ट वाली पोएम है। पोएट नहीं है, पोएम है। आप इसको एक दफ़ा देखें कि जब रीडर्स को रीड करता है तो क्या होता है कि द पोएम डज़ नॉट इंस्ट्रक्ट द रीडर टू फील अ सर्टेन वे। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम मतलब पोएम पढ़ के हमें कोई सर्टेन वे में कोई थिंकिंग या फिर हम उस तरह से इसकी मीनिंग को फील नहीं करते हैं, लेकिन ये इमेज क्रिएट करती है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उस इमेज को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ओके, यहाँ तक होगी एग्जांपल्स। अब इमेजिज़म की टेक अवेज़। जब आपने ये सारी वीडियो देख ही ली है तो एक दफ़ा की टेक अवेज़ को भी टेक अवे करते जाएँ। जो मेन चीज़ें हैं जिनका याद रखना लाज़मी है वो ये है कि इमेजिज़म जो है वो एक लिटरेरी मोमेंट है, या फिर इट इज़ अ सबसेट ऑफ मॉडर्निज़्म, जिसके अंदर जो है वो पोइट्स या राइटर्स क्या करते हैं, इमेजेस को डिस्क्राइब करते हैं क्लैरिटी और फोकस के साथ। कहा जाता है कि ये एक रिएक्शन है अगेंस्ट विक्टोरियन एंड रोमांटिक पोइट्री। इमेजिस्ट जो पोइट्री थी ये ओरिजिनेट हुई थी विद टी.ई. हिल्म। इनकी जो 2 पोएम्स थी, ऑटम और द सिटी सनसेट, इनके साथ इमेजिज़म शुरू हुई थी, और थीम्स ऑफ इमेजिज़म हैं वर्ल्ड वॉर 1 प्लस मॉडर्निज़्म, नेचर, हाइकू, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक पोएट्री, और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोकस ऑन वन इमेज, सिंपल लैंग्वेज, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री वर्ड्स, पॉलीफोनिक प्रोज एंड हाइकू। दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर।